अच्छा देखो, लेट्स डिस्कस अनदर एएस 26 इंटेंजिबल एसेट्स। फटाफट इसका रिवीजन करता है अपन। ठीक है, ऑलमोस्ट सारा एएस हमने कवर किया। एएस 26 इंटेंजिबल एसेट्स, आप जब एएस 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पढ़ा था ग्रुप वन के अंदर, वहां पे भी क्या था, एक्सक्लूजन था। वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फिक्स एसेट्स के अंदर में इंटेंजिबल एसेट्स को काउंट नहीं कर रहे थे। फिर और भी बहुत सारे एसेट्स आप एएस पढ़े, जहां पे उन्होंने स्पेसिफिकली क्या किया, इनटेंजिबल एसेट्स को उन्होंने हटा दिया था। इज इट क्लियर? क्योंकि इनटेंजिबल एसेट्स के लिए सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अब इनटेंजिबल एसेट्स क्या होता है? कोई भी ऐसा एसेट जिसको हम लोग देख नहीं सकता, टच नहीं कर सकता, जस्ट फील कर सकता है, उसको इंटेंजिबल एसेट्स बोलता है। तो बोलता है इनटेंजिबल एसेट्स को कब आप अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज करेगा? इनटेंजिबल एसेट्स डेवलप करने का एक समय होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आप एक एक्सपेरिमेंट करता है और उसके बाद वो बनाना चालू होता है। तो इनटेंजिबल एसेट्स को किस मोमेंट में अपने को अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज करना है, यानी इनटेंजिबल एसेट्स बनाने के लिए आपने जो खर्चा किया है उसको कब बुक्स में रिकॉग्नाइज करें या फिर नहीं रिकॉग्नाइज करें, वो वाली कहानी इनटेंजिबल एसेट्स एएस 26 हम लोग को सिखाएगा। इसका डेफिनेशन भी बड़ा प्यारा है। इन्होंने क्या किया, एएस 2 और एएस 10 के कुछ पार्ट्स ऑफ द डेफिनेशन उठाए और एएस 26 का डेफिनेशन बन गया। इज इट क्लियर? देखो क्या होता है इनटेंजिबल एसेट्स, क्या है? intangible asset is a non-monetary identifiable assets, non-monetary identifiable asset विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। विदाउट फिजिकल सब्सटेंस ऑब्वियसली जिसको हम लोग टच नहीं कर सकता वही हमारा इनटेंजिबल होता है। और आइडेंटिफाइबल मतलब आप उसको सेपरेटली सेपरेटली अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इट्स अ नॉन मॉनिटरी आइडेंटिफाइबल एसेट्स विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हेल्ड फॉर यूज। ये देखो, आपने एएस टू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, एएस टू इन्वेंट्री में भी यही लाइन लिखा था। ठीक है, हेल्ड फॉर सेल लिखा था, बट एएस 10 पीपीई में लिखा था ना हेल्ड फॉर यूज। तो हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, सेम लाइन वही है जो एएस 10 का डेफिनेशन में था। बस वहां उन्होंने बात किया टेंजिबल एसेट, बात कर रहा है intangible assets. It is a non-monetary identifiable assets without physical substance held for use in the production of goods, services or for rental or for administrative purpose having in control of enterprise। obviously ये तो होना ही पड़ेगा। यदि तुम जिस बिजनेस का अकाउंटिंग कर रहे हो उस उस बिजनेस के कंट्रोल में ही नहीं है वो एसेट, या उसके नाम पे ही नहीं है, थोड़ी ना वो अपने बुक्स में एसेट्स को दिखाएगा। इज इट क्लियर? एंड देन दो लाइन जो एएस 10 के अंदर में था, एक था कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, यहाँ पे भी वही है, हुज कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा उस इनटेंजिबल एसेट से, उन खर्चों से हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को फायदा होने वाला है। प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटरप्राइज, उसको हम लोग बोलता है एएस 26। क्लियर है? तो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको एएस में कुछ नहीं समझ में आए तो आप एटलीस्ट डेफिनेशन कोड करके आया करो। इज इट क्लियर? फिर से एक बार पढ़ता हूं। एन एंटरप्राइज सेल क्लासिफाई इट्स एसेट एज इनटेंजिबल एसेट्स ओनली इफ फॉलोइंग क्राइटेरियाज आर मेट। क्राइटेरिया क्या क्या है? एक तो वो नॉन मॉनिटरी आइडेंटिफाइबल एसेट होना पड़ेगा विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, हेल्ड फॉर यूज प्रोडक्शन सर्विस रेंटल या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए, हैविंग इन कंट्रोल ऑफ एंटरप्राइज, एंटरप्राइज के कंट्रोल में, जिसका आप अकाउंट्स बना रहे हो उसके कंट्रोल में होना पड़ेगा। And cost can be whose cost can be measured reliably and probable that future economic benefit will flow to the enterprise। तब हम लोग उसको AS 26 के अकॉर्डिंग इंटेंजिबल एसेट्स बोलता है। इज इट क्लियर? अब देखो, इसमें कुछ कुछ टर्म्स अपने को ध्यान में रखना है, जैसे कि एसेट। एसेट क्या होता है? कोई भी एक ऐसा चीज जो एंटरप्राइज के कंट्रोल में है, कंट्रोल में, और जिससे हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, उसको हम लोग एसेट की टर्म्स में डाल देता है। ध्यान रखना, ऐसे तो करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स दोनों होता है, राइट? बट यहाँ पे व्हेन वी टॉक अबाउट इनटेंजिबल एसेट्स, हम लोग लॉन्गर पीरियड के लिए जो बिजनेस में यूज करेगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। बिकॉज करंट एसेट्स आर सच एसेट्स हुज बेनिफिट विल डिराइव्ड ओनली फॉर 1 ईयर। एक साल में उसका बेनिफिट खत्म हो जाएगा। बट इनटेंजिबल एसेट्स एक बड़ा पार्ट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इसका बेनिफिट थोड़ा लंबे समय तक चलेगा। इसीलिए बोला क्या होता है, इन एसेट इट इज अ रिसोर्स
कंट्रोल्ड बाय एन एंटरप्राइज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यदि कोई दूसरा उसका मालिक है और आप जस्ट यूज कर रहे हैं, तब तो हम लोग लीज रेंट के हिसाब से उसका अकाउंटिंग कर सकता है या रेंटल पर्पस के हिसाब से अकाउंटिंग कर सकता है। इज इट क्लियर? जैसे कि हो सकता है किसी और के नाम पे पेटेंट राइट है और आप अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए उससे पेटेंट राइट भाड़े पे लिया है और विथ एवरी प्रोडक्ट आप लोग उसको रॉयल्टी पेमेंट करता है, देन आप लोग नहीं बोल सकता कि वो पेटेंट राइट आपके लिए इंटेंजिबल एसेट्स है। इज इट क्लियर? So it should be controlled by an enterprise as a result of past event and for which future economic benefit will flow to the enterprise। मतलब हमें फ्यूचर में फायदा होगा, इससे बिजनेस का ग्रोथ होगा, उसी को अपन एसेट बोलता है। क्लियर है? अब देखो एसेट दो तरह का है, एक मॉनिटरी और एक नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी का मतलब हो गया डेटर, जिससे हमें पैसा मिलेगा, कैश बैलेंस हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो गया, जिससे फिक्स डिटर्मिनेबल अमाउंट। मॉनिटरी आइटम्स वो होता है, आपने AS11 फॉरेन एक्सचेंज चेंजेस ऑफ इफेक्ट्स इन फॉरेन एक्सचेंज में देखा था कि मॉनिटरी आइटम्स क्या होता है, जिससे फिक्स डिटर्मिनेबल अमाउंट हम लोग आइडेंटिफाई कर सकता है, वो मॉनिटरी एसेट्स है मेरे लिए। और जिसका आप फिक्स डिटर्मिनेबल अमाउंट बाद में नहीं पता कर सकते, वो हमारे लिए नॉन मॉनिटरी हो जाता है। जैसे नॉर्मली सारा का सारा fixed assets whether it is tangible or intangible comes under non monetary assets। तो हमारा intangible assets भी क्या होगा, एक नॉन मॉनिटरी एसेट्स होना पड़ेगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट द फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू बेसिकली मार्केट वैल्यू को बोलता है, जहां पे आप एक प्राइस पे बेच रहा है, सामने वाला उसी प्राइस पे खरीद रहा है। आर्म्स लेंथ प्राइस मतलब दो बायर्स के बीच में, एक सेलर और एक बायर के बीच का जो प्राइस होता है, सेलर ने एक प्राइस कोट किया और बायर रेडी उस प्राइस पे लेने के लिए, उसी को अपन फेयर वैल्यू बोलता है। यानी अमाउंट फॉर विच एन एसेट कुड बी एक्सचेंज्ड बिटवीन नॉलेजेबल विलिंग पार्टीज एट आर्म्स लेंथ प्राइस। आर्म्स लेंथ प्राइस मतलब जेन्युइन प्राइस। इज इट क्लियर? एंड इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस सेम वर्ड आपने एस 10 में पढ़ा था। इम्पेयरमेंट क्या होता है, जब आपकी बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, बुक वैल्यू ऑफ द एसेट इतनी ज्यादा गिर जाती है मार्केट में कि उसका उतना पैसा मिलेगा ही नहीं। सपोज आपके बुक्स में कोई एसेट का वैल्यू है 10 लाख, लेकिन यदि आज आप मार्केट में बेचने जाओगे तो उसको 1 लाख से ज्यादा मिलेगा ही नहीं। तो इसको हम लोग बोलता है 9 लाख रुपए का हमें इम्पेयरमेंट लॉस हो चुका है। when carrying amount is more than recoverable amount। carrying amount का मतलब बुक वैल्यू, रिकवरेबल मतलब आज मार्केट में बेचने जाएंगे तो कितना मिलेगा। when carrying amount is more than recoverable amount, difference is treated as impairment loss। I hope clear है कि impairment loss क्या होता है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, कोई भी आइटम, इफ एन आइटम कवर्ड अंडर AS26 डज नॉट मीट द डेफिनेशन क्राइटेरिया। डेफिनेशन क्या था, डेफिनेशन क्या था, फटाफट फटाफट डेफिनेशन देखने का एक बार फिर से। क्या होना पड़ेगा, नॉन मॉनिटरी आइडेंटिफाइबल एसेट्स होना पड़ेगा, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस होना पड़ेगा, हेल्ड फॉर यूज प्रोडक्शन गुड सर्विस रेंटल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज, किसी पर्पज के लिए भी हो सकता है। फिर जिसका कंट्रोल और इंटरप्राइज के पास होगा, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटरप्राइज। इफ ये डेफिनेशन क्राइटेरिया फुलफिल करता है देन एक्सपेंडिचर, जो भी खर्चा आप करोगे उस इंटेंजिबल एसेट्स को खरीदने में या इंटरनली जनरेट करने में। देखो जरूरी नहीं है हर बार हम लोग R&D टीम को बैठा के इंटेंजिबल एसेट्स हमारे इन हाउस डेवलप करें। हो सकता है किसी और ने टेक्नोलॉजी बनाया और हमने उससे खरीद लिया, हमने उसको पूरा पैसा मोटा रकम देके खरीद लिया, राइट। जैसे व्हाट्सएप ने फेसबुक को खरीदा। फेसबुक इज बेसिकली क्या है, एक राइट है, एक ऐप है, तो वो एक टेक्नोलॉजी है, तो इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। तो वहां पे व्हाट्सएप ने डेवलप नहीं किया फेसबुक, उसने क्या किया, खरीद लिया। तो हो सकता है इंटरनली जनरेट करे या फिर हम लोग डायरेक्ट एक्वायर कर ले, तब जाके। इज इट क्लियर? अदरवाइज क्या होगा, सारा का सारा खर्चा, जो भी सारा का सारा आप खर्चा कर रहे हो, डेफिनेशन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया तो नॉर्मल एक्सपेंस है बिजनेस का, उसको हम लोग क्या करेगा, P&L में चार्ज कर देगा। इज इट क्लियर? if an item covered under AS26 does not meet the definition criteria, then कोई भी खर्चा उसको खरीदने में, उसको बनाने में लगा है, तो हम लोग उसको कहाँ चार्ज करेगा, ऑब्वियसली बिजनेस का एक्सपेंस। यदि कैपिटल नेचर का नहीं है,
कैपिटल एक्सपेंडिचर हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं तो उसको हम लोग पीएनएल में चार्ज करेगा। कोई भी खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर डिफाइन हो गया तभी तो हम लोग उसको फिक्स्ड एसेट्स की कैटेगरी में ट्रीट करता है, या तो वो टेंजिबल होगा या फिर इनटेंजिबल होगा। इज इट क्लियर? अब देखो एएस 26 कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता है। एएस 26 डज नॉट अप्लाइज टू एसेट हेल्ड फॉर सेल, यानी हमने बेचने के लिए कोई एसेट्स खरीदा है, उसको जो काम था बेचने के लिए, तब तो वो AS2 लग जाएगा वहां पे, या तो AS2 लग जाएगा या फिर AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लग जाता है वहां पे। यदि आप कोई एसेट को डेवलप कर रहे हो, जस्ट उसको बेचना ही है, हमारा मकसद है उसका बेचना, तब वो AS26 आपके लिए इंटेंजिबल एसेट नहीं, फिर तो आपके लिए वो इन्वेंट्री बन गया। इज इट क्लियर? तो वो नहीं आएगा। देन डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स एसेट कोई एसेट आपने डेवलप थोड़ी नहीं करी है, ये तो इनकम टैक्स और अकाउंटिंग बुक्स के डिफरेंस की वजह से डेवलप हो रहा है, तो ये भी इंटेंजिबल एसेट्स नहीं है। लीजेज, लीजेज जो हम लोग का लीज है, लीज एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट भी क्या एक राइट होता है, बट वो टेंजिबल एसेट्स के लिए होता है। टेंजिबल एसेट्स जो रेडी टू यूज है, तो वहां पे भी इंटेंजिबल एसेट्स नहीं लगेगा। उसके बाद अमालगमेशन, जब फर्म अमालगमेट होती है तो उसके अंदर में परचेज कंसिडरेशन में गुडविल अराइज होता है। अब वो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है, लेकिन वो गुडविल के लिए कैसा अकाउंटिंग करना उसमें AS14 में दिया हुआ है। दैट्स व्हाई अमालगमेशन के टाइम और कंसोलिडेशन के टाइम जो गुडविल, गुडविल का आप अकाउंटिंग करते हो उसको अपन AS26 के अकॉर्डिंग डील नहीं करेगा, राइट? देन कोई भी नेचुरल, नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको राइट मिला है, तो उसको भी हम लोग AS26 के अकॉर्डिंग डील नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? फिर इंटेंजिबल एसेट्स फॉर इंश्योरेंस एंटरप्राइज, इंश्योरेंस एंटरप्राइज, इंश्योरेंस के लिए सेपरेट उनका एक्ट है, तो वो डील करेगा, हमारा AS26 डील नहीं करेगा। इज इट क्लियर? एंड कोई भी फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब होता है फिक्स डिटर्मिनेबल अमाउंट वाला चीजें, तो उसके लिए भी AS26 एप्लीकेबल नहीं होगा। दो यहां से क्वेश्चन नहीं आता, बस फॉर नॉलेज पर्पज अपन को पता होना चाहिए कि AS26 किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता। मेन है इसका डेफिनेशन, वो अपने को मोस्टली कोट करके आना है। एंड देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। कब? दो ही चीज है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, जो AS10 में था वो भी यहाँ पे है। क्या है? कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली एंड प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटरप्राइज। AS10 में जो था सेम वही रिकॉग्निशन क्राइटेरिया यहाँ छाप दिया, बिकॉज भाई है तो दोनों एसेट्स ही ना, दोनों में कैपिटल खर्चा ही हो रहा है, बस उन्होंने टेंजिबल और इनटेंजिबल के लिए अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कर दिए। तो recognize कब करेंगे? when it is probable that future economic benefit will flow to the enterprise and cost can be measured reliably. is it clear? अब बात करते हैं कि यदि यदि हम लोग इनटेंजिबल एसेट्स खरीद रहा है, इंटरनली जनरेट नहीं कर रहा, आप लोग इनटेंजिबल एसेट्स परचेज कर रहे हो, तो उसको अपने बुक्स में कितने रुपीस पे रिकॉर्ड करोगे उसके बारे में बात करते हैं। लेट्स से सपोज हमने एक्वायर किया, इंटेंजिबल एसेट्स खरीदा है तो जितने रुपीस में खरीदा है उस पर थोड़ी ना होता है। याद करो AS10 में क्या करते थे अपन, वर्केबल कंडीशन, पुट टू यूज तक जब तक नहीं आता तब तक का सारा खर्चा कॉस्ट में ऐड होता है। ऑलवेज कॉस्ट इज अ वाइडर टर्म, कॉस्ट इज अ वाइडर टर्म। तो यहाँ पे इफ आप लोग इनटेंजिबल एसेट्स खरीद रहा है, जितने में खरीद रहा है वो तो तुम्हारा कॉस्ट है ही, प्लस उसके ऊपर यदि कोई ऐसा टैक्सेस वगैरह लगा है जिसका हमें रिफंड नहीं मिलने वाला है, जैसे कि हो सकता है हम इंडिया के बाहर से कोई टेक्नोलॉजी परचेज कर रहे हैं तो उसके ऊपर में कस्टम इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा, राइट? तो वो हमारे लिए एक नॉन रिफंडेबल टैक्स है, दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट। प्लस प्लस बहुत बार क्या होता है कि उस टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करने के लिए, यूज करने के लिए आपको ट्रेनिंग देना पड़ता है, लोगों को हायर करना पड़ता है या फिर किसी एक्सपर्ट को बुलाना पड़ता है समझने के लिए, सीखने के लिए, तो वो सारा खर्चा भी कॉस्ट का ही पार्ट होगा। इज इट क्लियर? समझ में आया कि जब आपको इंटेंजिबल एसेट्स खरीदता है तो कॉस्ट प्राइस का मतलब कॉस्ट प्राइस पे हम लोग इंटेंजिबल एसेट्स को हमारे बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। एंड इफ गवर्नमेंट ग्रांट मिला है हम लोग को कि सस्ते रेट में, सब्सिडाइज्ड वैल्यू का मतलब होता है कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है हमारे बिहाफ में, 50% गवर्नमेंट पे करेगा। सपोज 100 रुपए का एसेट था, इंटेंजिबल एसेट्स हमने खरीदा 100 रुपए में, लेकिन हमें गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल गया,
गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल गया 50 रुपए का, तो हम लोग क्या करेगा, उसको कितने में रिकॉर्ड करेगा, कितने में रिकॉर्ड करेगा हमारे बुक्स में एसेट्स को? रिपीट जितना रिपीट। हमारा नेट फ्लो हुआ है, नेट आउटफ्लो हुआ है, उसी पे तो करेगा अपन, जैसे गवर्नमेंट ग्रांट एएस 12 में करते थे आप लोग। हाँ। सेम चीज वही है, कुछ चेंजेस नहीं होता है, बस अलग अलग जगह वही सेम लाइन रेफरेंस के पॉइंट पे लिख दिया जाता है। क्लियर है? देन फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ चार्ज का मतलब हो गया फोकट में, गवर्नमेंट की तरफ से आपने आपको मिला है, जिसके लिए आपके पॉकेट से 1 रुपए भी नहीं लगा है, उस कंडीशन में हम लोग नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा। नॉमिनल वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, जो आपको ठीक लगे, क्योंकि यदि आपके बुक्स में एसेट है उसको दिखाना तो पड़ेगा बैलेंस शीट में, और वो तभी दिखेगा जब अपन उसका जर्नल एंट्री पास करेगा। लेकिन अपन फोकट में मिला, 1 रुपए, 10 रुपए, कोई ना कोई चीज वैल्यू से आप लोग उसको रिकॉर्ड करेगा ही करेगा। इज इट क्लियर? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सचेंज ऑफ एसेट। एक्सचेंज ऑफ एसेट, आपने क्या क्या, अपनी एक एसेट ली और सामने से इंटेंजिबल एसेट्स ले लिया, तब क्या करना है, सच आइटम इज रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन। ध्यान रखना किस पे, यदि हमने एसेट एक्सचेंज करके इंटेंजिबल एसेट्स लिया है, तो जो एसेट्स आप दे रहे हो, डज नॉट मैटर हम जो एसेट्स ले रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, जो एसेट्स हम दे रहे हैं उसका फेयर वैल्यू, नॉट बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू देखेंगे। सपोज कोई एक एसेट मेरे बुक में 5 लाख रुपए की है, और मैं सामने से एक इंटेंजिबल एसेट्स खरीद रहा हूं 10 लाख रुपए का। 5 लाख रुपए की मैंने एसेट्स दी और 10 लाख रुपए का इंटेंजिबल एसेट्स परचेज कर रहा हूं। अब ये तो 5 लाख रुपए तो मेरे लिए बुक वैल्यू है, लेकिन आज मार्केट में उसकी वैल्यू है 3 लाख रुपीज, मार्केट में वैल्यू है 3 लाख रुपीज, तो बताओ मैं इंटेंजिबल एसेट्स कितने रुपीज में रिकॉर्ड करूंगा? 3 लाख। 3 लाख रुपीज में ही रिकॉर्ड करूंगा, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, एक्सेप्ट 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 एक्सचेंज ट्रांजेक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब होता है हमारा धंधा करने का कोई इंटेंशन नहीं है। हो सकता है पापा के पास में बीएमडब्ल्यू था, बेटे के पास में ऑडी था, दोनों ने एक्सचेंज कर लिया। अब वहां पे कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, बाप बेटे ने आपस में एसेट एक्सचेंज करी, देयर इट लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। इज इट क्लियर? एंड सेकंड कंडीशन, वैल्यू ऑफ एसेट गिवन और एक्वायर्ड इज नॉट रिलायबली मेजरेबल। जो एसेट्स हम दे रहे हैं उसका मार्केट वैल्यू नहीं पता कर पा रहे, या जो एसेट्स हमें मिल रही है उसका भी हमें मार्केट वैल्यू नहीं पता, उस कंडीशन में, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेगा, जो एसेट्स दे रहे हैं उसकी जो बुक वैल्यू थी, उस वैल्यू पे हम लोग उस जो एसेट्स खरीदा है रिकॉर्ड करेगा। फिर से बोल रहा हूं, सपोज मैंने अपना एक लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफर किया और सामने से एक इंटेंजिबल एसेट्स खरीद लिया। अब जब मैंने लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफर किया तो इन लैंड एंड बिल्डिंग चला जाएगा। अब सामने से इंटेंजिबल एसेट्स जो मैंने खरीदा है उसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना है, तो मैं किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा, लैंड एंड बिल्डिंग का उस दिन जो मार्केट वैल्यू है उस पर रिकॉर्ड करूंगा। इज इट क्लियर? लेकिन क्या हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग मैंने अपने पिताजी को दिया और उनसे उनकी एक इंटेंजिबल एसेट्स खरीद ली, ऐसे एक्सचेंज कर लिया हमने, तो यहाँ पे इट लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। हमारा कोई इंटेंशन धंधे वाला नहीं था, बिजनेस करने का नहीं था, ऐसे ही आपस में एक्सचेंज कर लिया, तो इसको बोलता है लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। तो यहाँ पे जो एसेट्स मैंने दिया है लैंड एंड बिल्डिंग, उसकी जो बुक वैल्यू है उसी पे मैं इंटेंजिबल एसेट्स को रिकॉर्ड करूंगा। इज इट क्लियर? एंड द लास्ट कंडीशन, मैंने एक टेंजिबल एसेट्स दिया, सामने से इंटेंजिबल एसेट्स खरीदा। अब जो एसेट्स दिया उसका भी मार्केट वैल्यू पता नहीं कर पा रहा हूं, और जो एसेट्स खरीदा उसका भी मार्केट वैल्यू मैं पता नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या करेंगे, जो एसेट्स मैंने खरीदी है, जो इंटेंजिबल एसेट्स हमने एक्वायर करी है, उसको रिकॉर्ड करेंगे एट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप। इज इट क्लियर? क्लियर है? देन यदि आपने सिक्योरिटीज बोले तो शेयर्स, डिबेंचर्स इशू कर दिए, आपने किसी से इंटेंजिबल एसेट्स खरीदा और बदले में आपने अपनी कंपनी के सिक्योरिटीज इशू कर दिया। इज इट क्लियर? तो आप लोग कैसे रिकॉर्ड करोगे, जितना रुपीस, जितना मार्केट वैल्यू
का एसेट आपने एक्वायर किया है या जितना रुपीस का सिक्योरिटी इशू किया है, विच एवर इज क्लियरली एविडेंट, जिसका वैल्यू आप एकदम परफेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, उस वैल्यू पे आप रिकॉर्ड कर लेना इंटेंजिबल एसेट्स को। इज इट क्लियर? देन अमालगमेशन के केस में, अमालगमेशन के केस में आपका गुडविल बोल के कुछ आता है, तो गुडविल क्या एक इंटेंजिबल एसेट्स है, तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे आप लोग, तो आपको चेक करना पड़ेगा अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है या अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है। अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है या मर्जर है। मर्जर में कुछ नहीं होता, प्लस प्लस होता है, दो एंटिटी आपस में चिपक जाती है, फेविकोल का जोड़ हो जाता है, ठीक है। जैसे वोडाफोन आइडिया जो बन गया VI, इज इट क्लियर? इसको मर्जर बोला जाता है। परचेज में हम क्या खरीदते हैं, खरीदते हैं, सामने वाले कंपनी को खरीद लेते हैं पूरा का पूरा और वो हमारी बन जाती है। तो मर्जर के केस में जो भी गुडविल जनरेट हुआ है, डिफरेंस वैल्यू जो भी गुडविल आ रहा है, उसको हम बुक वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करेंगे, जो बुक वैल्यू है उसी पे रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन परचेज के केस में, परचेज के केस में इनटेंजिबल एसेट्स जो जनरेट हुआ है, जो गुडविल आया है बैलेंसिंग फिगर, यदि आप उसका मार्केट वैल्यू पता कर सकते हैं तो मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, फेयर वैल्यू पे। लेकिन यदि अपन फेयर वैल्यू पता नहीं कर सकता है, देन क्या करेगा, गुडविल के अंदर में इंक्लूडेड है तो एसेट इज नॉट रिकॉग्नाइज सेपरेटली एज इंटेंजिबल एसेट्स, फिर हम लोग क्या करेगा, उसको गुडविल के अंदर ही काउंट कर लेगा। कोई भी इनटेंजिबल एसेट्स यदि आपने अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज में एक्वायर करी है, देन उस इनटेंजिबल एसेट्स का मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू जो होगा उस पर रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन इफ आप फेयर वैल्यू पता नहीं कर सकते, देन उस कंडीशन में आप क्या करोगे, जो भी इनटेंजिबल एसेट्स आई है उसको गुडविल के अंदर ही इंक्लूड कर लेना, सेपरेटली डिस्क्लोज नहीं करेंगे, नॉट रिकॉग्नाइज सेपरेटली। इज इट क्लियर? और मर्जर के केस में कैसे करेंगे, बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। कहानी क्लियर है? अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इज जहां से क्वेश्चंस आते हैं कि आप जब इंटरनली जनरेट करते हो, अभी हमने देखा कि हम बाहर से खरीदेंगे तब क्या क्या कहानी होगी। अब इफ आप इनटेंजिबल एसेट्स इंटरनली जनरेट करोगे, इंटरनली मतलब आपकी रिसर्च टीम बैठी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, वो रिसर्च कर रही है और बना रही है, कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने में माथा मार रही है, तो आपको देखना पड़ेगा वहां पे दो फेज होते हैं, एक होता है रिसर्च फेज और एक होता है डेवलपमेंट फेज। एक होता है रिसर्च फेज और एक होता है डेवलपमेंट फेज। रिसर्च फेज इज जस्ट एन एक्सपेरिमेंटल फेज, कि हम देखते हैं ऐसा हो सकता है क्या, देखते हैं ऐसा कर सकते हैं क्या, क्या ऐसा ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा क्या, दैट इज रिसर्च फेज, ठीक है। फिर एक कंक्लूजन में आते हैं, नहीं साला ये ठीक है, ये फॉर्मूला सेट हो रहा है, इसके ऊपर काम करते हैं आगे और ड्रिल डाउन करते हैं, दैट कम्स द डेवलपमेंट फेज, ठीक है। तो बोलता है रिसर्च फेज में आपने जो भी खर्चा किया है वो सब एक्सपेरिमेंट है, एन एक्सपेरिमेंट डज नॉट अमाउंट्स टू एन एसेट, एक्सपेरिमेंट जस्ट एक खर्चा होता है। इज इट क्लियर? तो बोलता है एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग रिसर्च फेज, कोई भी खर्चा आपने रिसर्च फेज में किया है वो सीधा का सीधा रिकॉग्नाइज्ड होगा, कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रिसर्च फेज का कोई भी खर्चा कैपिटलाइज नहीं होता, सिर्फ डेवलपमेंट फेज का खर्चा, सिर्फ डेवलपमेंट फेज का खर्चा कैपिटलाइज होता है। इज इट क्लियर? क्लियर है? समझ में आया यहां तक? तो इंटरनली जब इंटेंजिबल एसेट जनरेट करते हैं तो दो फेज होता है, एक रिसर्च फेज और एक डेवलपमेंट फेज। रिसर्च फेज में आपने कोई भी एक्सपेंस किया है, then it will be charged as an expense in the profit and loss account. अब डेवलपमेंट फेज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट फेज में क्या होता है, कोई भी खर्चा आपने डेवलपमेंट, अब समय आ रहा है हम उसको डेवलप कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट कहानी खत्म, अब हम लोग उस एसेट्स को डेवलप कर रहे हैं। तो बोलते हैं अंडर डेवलपमेंट फेज एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड shall be recognized only if entity can demonstrate the following, यानी यदि नीचे लिखे हुए 5 कंडीशंस को आप फुलफिल कर पाते हैं, देन डेवलपमेंट फेज में किए गए सारे खर्चों को हम कैपिटलाइज नेचर के मानेंगे। और कैपिटलाइज नेचर हो गया इसका मतलब वो इंटेंजिबल एसेट्स बोल के हमारे बुक्स में आएगा। अब वो 5 खर्चा क्या है, पहला 5 पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट टेक्निकल फीजिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द एसेट सो दैट इट इज अवेलेबल फॉर यूज। डेवलपमेंट फेज में
आप जो एक्सपेंसेस कर रहे हो टेक्निकली पॉसिबल है कि वो कंप्लीट होगा, टेक्निकल फीजिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग। ऐसा नहीं है हवा हवा में चल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी नहीं है कंप्लीट होने का, एंड टेक्निकली फीजिबल है, प्लस खत्म होने के बाद वो अवेलेबल फॉर यूज रहेगा। तब हम लोग क्या करेगा, जितना भी खर्चा डेवलपमेंट फेज में कर रहा है उसको हम लोग कैपिटलाइज करेगा एज ए इंटेंजिबल एसेट। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है, टेक्निकल फिजिबिलिटी होना पड़ेगा, मतलब टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा, काम खत्म हो सकता है और वो अवेलेबल होगा यूज करने के लिए। पॉइंट नंबर 2, इंटेंशन। इंटेंशन, ऑर्गेनाइजेशन का इंटेंशन होना चाहिए कि उन लोग उस एसेट्स को कंप्लीट करेगा एंड उसके बाद या तो उसको यूज करेगा या फिर उसको सेल इट कर देगा, तभी जाके जो भी खर्चा आप कर रहे हो उसको हम एज ए कैपिटलाइज नेचर का मानेगा। थर्ड, इनटेंजिबल एसेट्स विल जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। ये लाइन तो हर जगह ही आ जाता है, यदि आप कोई एसेट डेवलप कर रहे हो तो उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो होना ही पड़ेगा। इफ कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ही नहीं है तो मेरे लिए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टाइप का हो गया। इज इट क्लियर? तो थर्ड पॉइंट इज फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल होना पड़ेगा एडिक्वेट टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज, यानी जो जो सुख साधन चाहिए उस एसेट को बनाने के लिए हमारे पास अवेलेबल रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाहे वो पैसा के पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल हो, या फिर कोई और रिसोर्सेज उसको चाहिए बनाने के लिए, तो वो सारा चीज एडिक्वेट है हमारे पास कंप्लीट करने के लिए। तब तो हम लोग डेवलपमेंट फेज में किए गए जो भी एक्सपेंसेस है उसको कैपिटलाइज करेगा। इज इट क्लियर? एंड द लास्ट पॉइंट, जो जो खर्चा आपने किया है उस इनटेंजिबल एसेट्स के ऊपर में, उसको हम लोग सेपरेटली आराम से मेजर कर पा रहा है, तभी हम लोग उसको जितना भी कॉस्ट लगा है, जितना भी एक्सपेंसेस आपने डेवलपमेंट फेज में किया है, will be capitalized as a intangible asset. I hope these 5 points are clear because ये most important है, यहां से ही मेजरली क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है? फिर से बोल दूं, टेक्निकल फिजिबल होना पड़ेगा, इंटेंशन होना पड़ेगा कंप्लीट करने का, फिर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना पड़ेगा, हमारे पास सारा टेक्निकल, फाइनेंशियल, अदर रिसोर्सेज अवेलेबल रहेगा एनी टाइम में कंप्लीट करने के लिए, प्लस हम खर्चे को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कितना कॉस्ट इस पे इनटेंजिबल एसेट्स पे लग चुका है, सेपरेटली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो आप लोग। इज इट क्लियर? डन है? हाँ भैया। अब देखो, इंटरनली जब जनरेट करेगा तो उसका कॉस्ट क्या लेना है, total expenses incurred from the time the intangible asset meet the recognition criteria। recognition criteria बोले तो फ्यूचर cost में can वो be लगेगा। measured reliably, future economic benefit will flow to the enterprise। is it clear? तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया यदि अपन मीट कर पा रहे हैं उस दिन से टोटल एक्सपेंसेस, टोटल खर्चा फ्रॉम द टाइम द इंटेंजिबल एसेट मीट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, उस दिन से लेके जितना भी खर्चा लगा है आपका बनने तक, वो सारा कॉस्ट का पार्ट बनेगा। यानी वही सिंपल सा लॉजिक है, पुट टू यूज वर्केबल कंडीशन तक। तो जब तक वो इंटेंजिबल एसेट नहीं बन जाता तब तक सारा का सारा खर्चा उसकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। इज इट क्लियर? अब देखो, रिकॉग्निशन वैल्यू आप कैसे उसको अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना कॉस्ट आपका लगा है, जितना खर्चा आपका लग गया, राइट, एंड देयरफॉर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, और जो खर्चा लगने वाला है फ्यूचर में, प्रेजेंट वैल्यू, जो फ्यूचर का कैश फ्लोज होना है उसका प्रेजेंट वैल्यू आज ही देख लो, तो विच एवर इज लोअर उस पे हम लोग रिकॉग्नाइज करता है, दैट विल बी माय रिकॉग्निशन वैल्यू। इज इट क्लियर? देन तीन खर्चों का ध्यान रखना, क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा कि आप कॉस्ट निकाल के बताओ इंटेंजिबल एसेट्स का, तो उसके अंदर में तीन टाइप के खर्चों को मत काउंट करना। फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स, दैट इज चार्ज टू पीएनएल, यानी जो हम लोग इंटरनली जनरेट कर रहा है उसमें ये तीनों खर्चों को कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेगा, डायरेक्टली पीएनएल में चार्ज कर देगा। क्या क्या है? सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल ओवरहेड, क्योंकि सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल ओवरहेड हमने कॉस्ट शीट में भी देखा था कि वो कब होता है, जब वो प्रोडक्ट बन के रेडी है उसके बाद ही होता है।
इज इट क्लियर? तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस का मतलब हो गया, याद होगा कि मैंने एक बार एग्जांपल लिया था जियो का। जियो स्टार्टिंग में जब लॉन्च हुआ था वो फ्री में दे रहा था, तो फ्री में जब दे रहा था तब तो उसको लॉसेस हो रहा था ना, तो क्या जियो वो सारे खर्चे को कैपिटलाइज कर सकता था क्या? बिल्कुल नहीं। वो तो जस्ट क्या था, उसका इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस था। देन ट्रेनिंग कॉस्ट टू ऑपरेट एसेट, एसेट बन के रेडी है, अब आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे रहा है कि इसको कैसे कैसे यूज करना है, तो दैट विल ऑल्सो नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट। इज इट क्लियर? तो ध्यान रखना है इस तीन टाइप के खर्चों को हम लोग कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाता है। देन अमोर्टाइजेशन, कैसे आप इंटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स होता तो वी कुड हैव यूज्ड द वर्ड डेप्रिसिएशन, बट फॉर इंटेंजिबल एसेट वी यूज द टर्म अमोर्टाइजेशन। कैसे कितना साल में अमोर्टाइज करना है? जिस दिन एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो जाता है, सिंपल सा जो पीपीई में था, पुट टू यूज से ही वो उसका डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाता है, वैसे ही यहाँ पे इनटेंजिबल एसेट जिस दिन से अवेलेबल फॉर यूज रहेगा उस दिन से इसका अमोर्टाइजेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। अब ये अमोर्टाइजेशन पीरियड कितना कंसिडर करना है, तो AS26 आपको सजेस्ट करता है, नॉर्मली एक इंटेंजिबल एसेट्स का लाइफ 10 इयर्स होता है, 10 इयर्स होता है, बट इससे भी ज्यादा लाइफ का आप इंटेंजिबल एसेट्स अपना मान सकता है बुक्स में। बस ऑर्गेनाइजेशन के पास में क्या होना पड़ेगा, पर्सुएसिव एविडेंस होना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन जो बोल रहा है नहीं मेरा तो इंटेंजिबल एसेट 50 साल तक चलेगा, तो बस वो इस बात को प्रूव कर सके तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ज्यादा लेना है ज्यादा ले लो, कम लेना है कम ले लो। बट AS26 अपने तरफ से एक सजेस्ट कर रहा है कि नॉर्मली प्रिजेम्पटिव लाइफ ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स होता है 10 इयर्स। इज इट क्लियर? एंड देन उसके बाद में मेथड ऑफ अमोर्टाइजेशन वही है जो अपने को प्रीपी के अंदर सीखा था। जो एक टेंजिबल एसेट्स के लिए है वही सारा इंटेंजिबल एसेट्स के लिए अलग अलग मेथड है, वही स्ट्रेट लाइन, WDV, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोपोर्शनेट बेनिफिट मेथड। ठीक है, यहाँ पे आई डोंट थिंक सो आप लोग को प्रॉब्लम होगा। अब जब आप लोग रिटायर्ड कर दोगे, रिटायरमेंट और डिस्पोजल, जब आप अपने इनटेंजिबल एसेट्स को रिटायर कर देते हो, सेल कर देते हो या डिस्पोज ऑफ कर देते हो, तब क्या करना है, इनटेंजिबल एसेट हमारी बैलेंस शीट से हट जाएगा। कब कब हटेगा? जब हमने या तो उसको डिस्पोज कर दिया या फिर उससे कोई भी फर्दर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट अब नहीं होने वाला, अब हमें लगता हो गया भंगार का रेट आ चुका है, अब इससे मुझे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। इज इट क्लियर? तब उस कंडीशन में हम लोग बोलता है कि हमने इनटेंजिबल एसेट्स को रिटायर कर दिया या डिस्पोज ऑफ कर दिया। और रिटायरमेंट और डिस्पोजल से जो भी गेन या लॉस होगा वो सारा कहां चार्ज करेंगे? पीएनएल में। इट इज जस्ट लाइक अ फिक्स एसेट। जब अपन फिक्स एसेट्स को स्क्रैप करता है या सेल करता है तब उससे रिलेटेड जो भी गेन और लॉस होता है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। सिमिलरली इनटेंजिबल एसेट्स को यदि आपने रिटायर्ड किया, डिस्पोज ऑफ किया और उससे आपको कोई भी गेन या लॉस हुआ, दैट विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आया ये सारा कहानी? क्लियर है यहां तक? हाँ। तो अब देखो इसके ऊपर में अपन क्या करता है, फटाफट क्वेश्चंस देख लेता है। दैट वाज द AS26 इनटेंजिबल एसेट, जहां पे उसका डेफिनेशन, रिकॉग्निशन क्रिया, यदि आपने बाहर से खरीदा है तब किस रेट पे रिकॉर्ड करना है, और इंटरनली जनरेट किया है, इंटरनली जनरेट किया है तब आपके लिए कॉस्ट क्या क्या होगा, कौन सी डेट तक का कॉस्ट आपको कंसिडर करना है। और इंटरनली जनरेशन में दो फेज है, एक रिसर्च फेज और एक डेवलपमेंट फेज। रिसर्च फेज में तो आपका जो भी खर्चा हुआ है वो सारा पीएनएल में जाएगा, और डेवलपमेंट फेज का खर्चा आप कैपिटलाइज कर सकता है, प्रोवाइडेड 5 कंडीशन था वो होना पड़ेगा, टेक्निकल फिजिबल होना पड़ेगा, इंटेंशन होना पड़ेगा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना पड़ेगा, हमारे पास एडिक्वेट रिसोर्सेज रहेंगे उसको कंप्लीट करने के लिए, और कॉस्ट आप मेजर कर सकते हो। इज इट क्लियर? हाँ। देखो, एबीसी लिमिटेड डेवलप्ड नो हाउ बाय इनकरिंग एन एक्सपेंडिचर ऑफ 20 लाख। ठीक है, हमने एक नो हाउ एक नॉलेज बेस्ड होता है, ठीक है, एआई की तरह समझ लो, तो ये एक इंटेंजिबल एसेट है, उन्होंने डेवलप किया 20 लाख रुपए का खर्चा लगा के। द नो हाउ वाज यूज्ड बाय द कंपनी फ्रॉम 1 अप्रैल X1, और उन्होंने 1 अप्रैल X1 से यूज करना चालू किया। द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज 10 इयर्स फ्रॉम द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इट्स यूज। The company has not amortized the assets till 31st March 2000 except past journal entries giving effect to the value of know-how as per accounting standard। बताओ क्या इन्होंने कंपनी ने ठीक किया क्या? अभी अभी हमने पढ़ा कि अमोर्टाइज होना कब से स्टार्ट हो जाएगा, जब से तो यूज अवेलेबल फॉर यूज है, जिस दिन से अवेलेबल फॉर यूज है उस दिन से अमोर्टाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा।
तो यहाँ कंपनी ने गलत किया है। कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अब 31 मार्च 2000 वाले ईयर में उसको क्या करना पड़ेगा, हर साल कितना रुपए राइट ऑफ करना था उसको, 20 लाख डिवाइडेड बाई 10, 2 20 लाख। डिवाइडेड बाई 10, 2 लाख रुपए उसको अमोर्टाइज करना चाहिए था। तो X1 X2 X2 X3 X3 X4 X4 X5 ऐसे करते करते 6 साल का उसने अमोर्टाइजेशन किया ही नहीं अपने बुक्स में। तो 6 साल का 12 लाख रुपए होता है, राइट। एंड करंट ईयर का तो अमोर्टाइज करेगा ही करेगा 2 लाख रुपए। तो टोटल 14 लाख रुपए उसको क्या करना है, एसेट्स को डेप्रिशिएट करना है, डेप्रिशिएट नहीं बोलूंगा यहाँ, अमोर्टाइज करना है। तो नॉर्मल एसेट टेंजिबल होता है तो एंट्री होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। यहाँ क्या हो जाएगा, अमोर्टाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। बट एसेट का वैल्यू अब सिर्फ 2 लाख से कम नहीं होगा, पिछले सालों में भी जो आपने कम नहीं किया था वो इसी साल अपन कम कर देंगे सारा का सारा। लेकिन जो 12 लाख है, 12 लाख है, हमने पढ़ा था प्रायर पीरियड आइटम्स वाला एएस, राइट। ये तो एरर है, ये तो एरर है, गलती है हमारा। हमें पिछले सालों में क्या करना चाहिए था, अमोर्टाइजेशन करना चाहिए था। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अलग से सेपरेट लाइन आइटम लिखेगा प्रायर पीरियड आइटम्स बोल के ऑन द एक्सपेंस साइड। इज इट क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। यस सर। देखो, द कंपनी हैड स्पेंड 45 लाख फॉर पब्लिसिटी एंड रिसर्च एक्सपेंस ऑन वन ऑफ इट्स न्यू कंज्यूमर प्रोडक्ट। पब्लिसिटी एंड रिसर्च एक्सपेंस, रिसर्च फेज। पब्लिसिटी क्या होता है, प्रोडक्ट बनने के बाद का ही तो खर्चा है, सेलिंग टाइप का खर्चा नहीं हुआ क्या। Which was marketed in the accounting year X1 X2 but proved to be a failure. State how you will deal with the following matter in the accounts of you limited। तो क्या करे, रिसर्च फेज में जो भी खर्चा होता है और पब्लिसिटी वगैरह ये सब तो क्या है, प्रमोशनल एक्टिविटी हो गया। इससे कोई इंटेंजिबल एसेट थोड़ी डेवलप हो रहा है। इज इट क्लियर? प्लस हाँ। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हमें कुछ मिलना ही नहीं है। आपने रिसर्च किया, डेवलपमेंट फेज तक वो पहुंचा ही नहीं। और रिकॉग्निशन क्राइटेरिया के लिए दो है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। यहाँ हो ही नहीं रहा है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तो सिंपल सा एएस 26 के अकॉर्डिंग इसको इंटेंजिबल एसेट्स नहीं मानेगा। जितना भी आपका खर्चा लगा है वो सारा कहाँ चार्ज हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपन चार्ज कर देंगे। इज इट क्लियर? Next, a company with a turnover of 250 crores and an annual advertising budget of 2 crores had taken up the marketing of a new product. It was estimated that the company would have a turnover of 25 crores from the new product. The company had debited to its profit and loss account the total expenditure of 2 crores incurred on extensive special initial advertisement campaign for the new product. Is the procedure adopted by the company is correct? एक बात बताओ, यहाँ पे कोई इंटेंजिबल एसेट्स डेवलप हो रहा है क्या? प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाया। हाँ, वो बात अलग है कि हम लोग को पता है कि खर्चा हुआ है 2 करोड़, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी होगा 25 करोड़ का, 25 करोड़ का एक्स्ट्रा सेल्स होने वाला है। दोनों कंडीशन फुलफिल है, लेकिन क्या कोई इंटेंजिबल एसेट्स डेवलप हुआ है क्या? नहीं। ये तो सेलिंग वाला में नहीं जाएगा। यस, ये तो सेलिंग वाला हो गया। तो यहाँ कोई इंटेंजिबल एसेट्स एक्वायर्ड नहीं हो रहा, ना ही क्रिएट हो रहा है जो हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकता है। देयरफॉर कंपनी ठीक है, उसको पीएनएल में ही तो खर्चा चार्ज करेगा ना, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बोल के। हाँ। हियर नो इंटेंजिबल एसेट्स और अदर एसेट इज एक्वायर्ड और क्रिएटेड दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, जिसको हम रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डेबिटिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस टू द पीएनएल इज करेक्ट। क्लियर है? हाँ। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। एएस 26 इंटेंजिबल एसेट्स कोई प्रैक्टिकल में है क्या? हाँ है, लास्ट 18। During X1 X2 an enterprise incurred cost to develop and produce a routine low risk computer software। अच्छा ओके, हमने कुछ खर्चा किया एक सॉफ्टवेयर बनाने में। कंप्लीशन ऑफ डिटेल्ड प्रोग्राम एंड डिजाइनिंग, प्रोग्राम एंड डिजाइनिंग फेज 1 50,000 का खर्चा लगा, कोडिंग किया 40,000 का खर्चा, अदर कोडिंग 63,000, टेस्टिंग कॉस्ट 18,000, प्रोडक्ट मास्टर
for training material 19,500 and packing the product 16,500. ये phase 6 है. After completion of phase 2, it was established that the product is technically feasible. After completion of phase 2 पता चला कि ये technical feasible है, बन सकता है. इसका मतलब मेरा phase 1 और phase 2 तो research phase हो गया. Is it clear? आपका फेज 1 और फेज 2 तो रिसर्च फेज में चला गया, क्योंकि बाद में पता चला टेक्निकली फिजिबल है, तब हम लोग उसके अकॉर्डिंग करेगा. उसको नहीं किया था क्या यहाँ पे अपन? देखो, एज पर 20 AS 26 कॉस्ट फॉर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उसको हम लोग क्या करेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज का जो भी होता है उसको पीएनएल में चार्ज करना है. 2 फेज होता है इंटरनली जनरेट का, एक रिसर्च फेज और एक डेवलपमेंट फेज. इज इट क्लियर? तो अब हम लोग को क्या हुआ, यहाँ पे टेक्निकल फिजिबिलिटी क्राइटेरिया एस्टेब्लिश्ड हुआ है प्रोजेक्ट प्रोग्राम डिजाइनिंग कोडिंग एंड टेस्टिंग के बाद में. तो यानी इस केस में हमारे पास 90,000 रुपए एक्सपेंस में चला जाएगा. क्लियर है? जो फर्स्ट 2 फेज में जो खर्चा हुआ है वो आपका एक्सपेंस में चला जाएगा, बिकॉज वो आपका रिसर्च फेज है. इज इट क्लियर? हाँ सर. ठीक है. उसके बाद से जो खर्चा हुआ है, कॉस्ट लगा है आपका टील वो एसेट अवेलेबल फॉर यूज होगा, वो सारा आपका क्या कहाँ जाए, कैपिटलाइज्ड होगा एज ए सॉफ्टवेयर कॉस्ट. इज इट क्लियर? यस सर. क्लियर है? लेकिन ध्यान रखना, पैकिंग का खर्चा कब लगता है? प्रोडक्ट बनने के बाद. क्या वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा क्या? नहीं. पैकिंग कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा. देखो, इसके बिना प्रोडक्ट मास्टर और ट्रेनिंग मटेरियल के बिना क्या प्रोडक्ट रेडी होगा क्या? वो तो चाहिए ही चाहिए. तो आपका ये जो कोडिंग टेस्टिंग, ये जो 3 फेज है, ये हो गया डेवलपमेंट फेज. फेज 3, 4 एंड 5. वेरेज फेज 1 और फेज 2 था रिसर्च फेज. वेरेज फेज 6 क्या है आपका? ये तो प्रोडक्ट बन के रेडी है, हम जस्ट उसको क्या कर रहे हैं, रैपिंग कर रहे हैं, अच्छे बॉक्सेस में डाल रहे हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर तो सीडी में डाला होगा, सीडी में अच्छे से सुंदर से भेजना पड़ेगा ना क्लाइंट लोग को, कस्टमर लोग को. इज इट क्लियर? तो ये आपका कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, ये कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, और ये कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, ये कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा. ये सीधा कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होगा 50, 40, 16, 500. बाकी तीनों खर्चे हमारा सॉफ्टवेयर कॉस्ट एज ए इनटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज करेंगे. इज इट क्लियर? समझ में आया? क्लियर है? व्हाट इज इनटेंजिबल एसेट? इनटेंजिबल एसेट से रिलेटेड अब आप लोग आराम से बाकी रिमेनिंग जो हमने क्लास में क्वेश्चंस किए थे उसको गो थ्रू कर लेना. कुछ का प्रेजेंटेशन मैंने सिखा रखा है, तो जो भी डाउट रहेगा तो मेरे से पूछ लेना. बाकी आई डोंट थिंक सो कुछ है. यहाँ पे मेन है रिसर्च फेज और डेवलपमेंट फेज पे फोकस रहना. ठीक है, उसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आता है. एंड देन रिकॉग्निशन क्राइटेरिया. और एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे अभी पूछा था कि उन्होंने अमोर्टाइजेशन स्टार्ट नहीं किया, तो आपको पता होना चाहिए जिस दिन अवेलेबल फॉर यूज होता है उस दिन से अमोर्टाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. देन लाइफ के ऊपर में ध्यान रखना कि AS 26 रिकमेंड करता है 10 इयर्स का लाइफ होना चाहिए नॉर्मली, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो उससे ज्यादा लाइफ अज्यूम कर सकता है, बस उनके पास में पर्सुएसिव एविडेंस होना पड़ेगा. इज इट क्लियर? और डेवलपमेंट फेज में भी 5 कंडीशन, टेक्निकल फिजिबिलिटी और वो सब, कि हमारे पास एडिक्वेट रिसोर्सेज रहेगा, इंटेंशन रहेगा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली रहेगा, तभी जाके हम लोग डेवलपमेंट फेज के खर्चों को क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे. देन 3 टाइप के खर्चे कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल ओवरहेड. इज इट क्लियर? ठीक है, ट्रेनिंग कॉस्ट वगैरह, तो वो बाद का जितना भी खर्चा है, प्रोडक्ट बनने के बाद का जो भी कॉस्ट रहेगा, वो कभी भी आपका टोटल कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा, टोटल कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा. आई होप दिस इज क्लियर. तो AS 26 में आपको कोई भी डाउट है आप मेरे से पूछ सकता है.